वो बिहार है जिसमें नालंदा, विक्रमशिला जैसी जो दुनिया की सबसे पुरानी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज मानी जाती हैं, वो स्टैब्लिश हुई थी। इंडिया की दो सबसे ग्लोरीफाइड डायनेस्टी मौर्याज और गुप्तास पुराने बिहार रीजन में फैली हुई थी। मौर्य डायनेस्टी के ग्रेट किंग अशोक, जिनका एम्पायर साउथ एशिया तक फैला हुआ था, उनकी कैपिटल पाटलिपुत्र थी, जिसे आज हम पटना के नाम से जानते हैं। नाउ यू मे रियलाइज कि बिहार की हिस्ट्री कितनी रिच और स्ट्रॉन्ग थी, बट आई विश कि मैं ये भी कह सकती कि बिहार का प्रेजेंट भी कितना रिच और स्ट्रॉन्ग है। बट सैडली जिस बिहार को आप मैं हम सब जानते हैं, वो इंडिया की सबसे पिछड़ी हुई स्टेट्स में से एक है, जिसका लिटरेसी रेट सबसे कम है। वो पूरी कंट्री की सबसे पुअरेस्ट स्टेट है। उसकी पर कैपिटा इनकम सबसे कम है। बट कैसे इंडिया की इतनी स्ट्रॉन्ग और पढ़ी लिखी स्टेट कैसे एक ऐसी स्टेट बन गई जिसमें 10th क्लास के बच्चों का ड्रॉप आउट रेट 42% से ज्यादा है, जहां का लिटरेसी रेट इंडिया की सारी स्टेट से कम सिर्फ 61.8% का है, जहां पर कैपिटा इनकम एक एवरेज इंडियन की कमाई का लगभग सिर्फ 30% ही है। आज बिहार का ये हाल है कि वहां के लोग अपने देश के लोगों से ही रेसिज्म फेस करना पड़ रहा है। उन्हें हद से ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। जैसे केरला में सिर्फ एक चोरी के शक पर ही एक बिहार माइग्रेंट को 2 घंटे तक मारा गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। यू वुडंट बिलीव कि विकिपीडिया पर एक पूरा पेज है एक्सप्लेनिंग द एंटी बिहारी सेंटिमेंट। लोग एक बिहार सब पर भारी की जगह एक बिहार 100 बीमारी जैसे स्लोगन्स यूज कर रहे हैं। আপনাকেও কিন্তু সত্যি করে বলতে হবে, এক বিহারি 100 बीमारी চাই না, বাংলাকে বিমার মুক্ত করো। चलो देखते हैं आज की इस वीडियो में। सो मेक श्योर करना कि आप वीडियो के एंड तक बने रहें, और हाँ, आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वो एक सब्सक्राइब बटन हमें काफी मोटिवेट करता है। सो बिहार की पूरी सिचुएशन को समझने के लिए हमने इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार की पॉलिसीज प्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद में, लीडरशिप एंड वोटर्स का जो माइंडसेट है उसके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिपेंडेंस से पहले और बाद की पॉलिसीज की, और ये शुरुआत हुई थी ब्रिटिशर्स की लाई हुई परमानेंट सेटल सिस्टम से। देखो, ब्रिटिश रूल के अंडर अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स इंप्लीमेंट किए गए थे। सबसे इंपॉर्टेंट थे परमानेंट सेटलमेंट, रॉयतरी सिस्टम और महालवारी सिस्टम। बिहार जो तब बंगाल का पार्ट था, परमानेंट सेटलमेंट के अंडर आया, जो कि 1793 में लाया गया था। अब परमानेंट सेटलमेंट के अकॉर्डिंग हर जमींदार के लिए टैक्स रेवेन्यू फिक्स किया गया, और ये रेवेन्यू एग्रीकल्चर आउटपुट से लिंक नहीं था। इसका मतलब गवर्नमेंट के पास कोई इंसेंटिव नहीं था एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए, ना ही वो इंफ्रास्ट्रक्चर या पब्लिक गुड्स में इन्वेस्ट कर सकते थे। ये सिस्टम रॉयत वाले सिस्टम से बिल्कुल अलग था, जो थॉमस मुनरो ने मद्रास और बॉम्बे प्रोविंस में इंट्रोड्यूस किया था, जिसकी वजह से बॉम्बे और मद्रास की जो प्रोविंसेस को डेवलप और फ्लरिश कर पाई, क्योंकि इस सिस्टम से उनके पास एग्रीकल्चर पर और दूसरी चीजों पर इन्वेस्ट और एक्सपेरिमेंट करने के लिए फंड्स होते थे। सी, रॉयत वाली सिस्टम में टैक्स रेवेन्यू एग्रीकल्चर आउटपुट के हिसाब से डिसाइड होता था, जो बढ़ाने का इंसेंटिव देता था। इसलिए सिस्टम में पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होती थी। लेकिन परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं हुआ। एज अ रिजल्ट ऑफ विच बिहार का जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो कमजोर होता गया, और एग्रियन सेक्टर में भी पब्लिक इन्वेस्टमेंट बहुत कम था। इसका इंपैक्ट बंगाल, बिहार और उड़ीसा में पब्लिक सर्विसेज जैसे हेल्थ और एजुकेशन पर भी पड़ा था। और ये परमानेंट सेटलमेंट की जो पॉलिसी थी, इसमें क्या होता था कि जो टैक्स था वो फिक्स्ड था, कि चाहे आपकी खेती से इनकम हो रही है या नहीं हो रही है, फसल उग रही है या नहीं, आपको टैक्स देना ही देना है, और वो 90% तक पहुंच जाता था। इससे क्या होता था कि जैसे जिस साल फसल नहीं हुई है, उस साल उन्हें अपनी खेती का कुछ पार्ट, लैंड का कुछ पार्ट देना पड़ता था, और ऐसा कर करके किसानों ने अपनी जमीनें ही गंवा दी, जिसकी वजह से जो बिहार की आज धरती है उसके बहुत छोटे छोटे पार्ट्स हो चुके हैं। नेक्स्ट पॉलिसी जिसने बिहार को नुकसान पहुंचाया था वो थी फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। ये एक ऐसी इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी जो इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद 1948 में ही इंप्लीमेंट की गई थी, और ये जवाहरलाल नेहरू की हैवी इंडस्ट्री लेड डेवलपमेंट के विजन का एक पार्ट था। इसका पर्पस ये था कि इंडिया के हर एक रीजन में इंडस्ट्री डेवलप हो सके, चाहे वहां मिनरल रिसोर्सेज कम ही क्यों ना हो। पॉलिसी के अकॉर्डिंग ऐसे बेसिक रॉ मटेरियल्स जैसे कोल, आयरन ओर का प्राइस पूरे देश में सेम रखा जाएगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स ये पॉलिसी बिहार के लिए काफी नुकसान का सौदा साबित हुई। देखो, बिहार में काफी मिनरल्स अवेलेबल थे, जो स्टेट के लिए मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज जैसे कि स्टील और अदर वैल्यू एडेड एक्टिविटीज डेवलप करने में एक नेचुरल
एडवांटेज बन सकते थे। पर क्योंकि कोल और आयरन ओर का प्राइस हर जगह सेम था, इंडस्ट्रीज को ये ज्यादा प्रॉफिटेबल लगा कि वो वेस्टर्न और सदर्न स्टेट्स में बेस कर ले, जहां पोर्ट्स का पास है, क्योंकि इनपुट्स को तो कहीं से भी सेम प्राइसेस पर मिल रहे थे। और इसी वजह से ऑटोमोबाइल जैसी इंडस्ट्रीज जिन्हें स्टील चाहिए होता, वो भी बिहार के बजाय दूसरे स्टेट में सेटअप हो गई। लॉन्ग टर्म इफेक्ट इस चीज का ये हुआ कि बिहार का जो मेजर जीडीपी का जो पार्ट था वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हो गया, और इसकी वजह से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो ही नहीं पाया। फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी ने बिहार का पोटेंशियल इंडस्ट्री हब बनने का जो चांस था उसको खत्म कर दिया, और उसका ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ भी इंपैक्ट हो गई। और इन्हीं डेवलपमेंट की कमी की वजह से आज भी बिहार में सबसे कम प्राइवेट इंडस्ट्रीज है। सो ये तो हो गई बिहार की पॉलिसीज के बारे में। अब समझते हैं बिहार की लीडरशिप को। इंडिपेंडेंस के बाद से ही 1990 तक कांग्रेस का डोमिनेंस रहा था बिहार में। बस कुछ छोटे छोटे पल के लिए हम बोल सकते हैं कि सोशलिस्ट और जनता पार्टी का रूल रहा था। कांग्रेस लीडरशिप ज्यादातर जो है अपर कास्ट डोमिनेटेड थी, पर उन्हें अपर कास्ट, दलित, मुस्लिम्स का अनकंडीशनल सपोर्ट मिलता रहा। लेकिन 1991 तक आते आते बिहार ऑलरेडी लैग कर रहा था, और उसका पर कैपिटा इनकम, नेशनल पर कैपिटा इनकम का सिर्फ 49% था। यहां और गिरकर ये 2004 से 5 तक नेशनल एवरेज के 33% पर आ गया। अलग अलग पॉलिटिकल लीडर्स ने बिहार को डेवलपमेंट को अपनी पॉलिटिक्स के लिए कैसे यूज किया। कांग्रेस के लीडर्स जो ज्यादातर अपर कास्ट से आते थे, उन्होंने डेवलपमेंट पे उतना ध्यान नहीं दिया जितना वोट बैंक्स बनाने पे दिया। इनका फोकस था कि अपर कास्ट, दलित्स और मुस्लिम्स का सपोर्ट लेकर पावर में बने रहे, लेकिन ग्राउंड लेवल पर बेसिक चीजें जैसे एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब पर कभी इन्वेस्टमेंट की ही नहीं गई। फिर आए 90s के दौरान लालू प्रसाद यादव। उन्होंने कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को और स्ट्रॉन्ग बनाया, सोशल जस्टिस का स्लोगन लेकर आए और बैकवर्ड कास्ट को अपना वोट बैंक बना लिया। एज ही फेमसली सेड, विकास नहीं सम्मान चाहिए। सम्मान चाहिए, विकास नहीं। ये बोलने वाले लोग से जो जंगल राज का जमाना था बिहार में, उस समय बिहार के पर कैपिटा इनकम उड़ीसा से वो जंगल राज शुरू होने से पहले 20,591 रुपीस था, और उस समय 1991 के समय में बात, बिहार का 21,282 था। मगर जंगल राज शुरू होने के बाद बिहार का 33% ड्रॉप हुआ, और आराम से उड़ीसा 31% ज्यादा बढ़ा। बिहार का पर कैपिटा इनकम, वो जो मैंने कहा 21,000 कुछ, उससे कम होकर के 14,209 तक पहुंचा। लालू जी का फोकस था कि अपने वोट बैंक को मेंटेन करे, और उन्होंने डेवलपमेंट के नाम पे ज्यादा कुछ नहीं किया। लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया और बिहार का नाम जंगल राज पड़ गया। जैसे लालू जी के क्लोजली एसोसिएटेड लोगों का खुलेआम क्राइम करना, सिर्फ 2004 में ही 411 फ्रॉती केस, किडनैपिंग के केस रजिस्टर होना, 3,861 मर्डर केसेस का आना, 1300 के करीब डकैती के केसेस, लोगों को तेजाब डालकर जला दिया जाता था, पूरी फैमिली को मारकर जमीन में गाड़ दिया जाता था, और ये सब बहुत आम बात थी। इवन लालू जी का गुंडा राज और स्कैम्स, और सबसे फेमस चारा घोटाला, जिन पे एक सेपरेट वीडियो बनाई जा सकती है, इन्होंने कभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉब्स और इंडस्ट्रीज पर ध्यान देने की बजाय सिर्फ पॉलिटिक गिमिक्स और कास्ट बेस्ड पॉलिसीज पर ज्यादा ध्यान दिया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई और लोग दूसरे स्टेट्स में माइग्रेट करने लगे। जैसे ऑल इंडिया एवरेज 3.2% अनएम्प्लॉयमेंट रेट के मुकाबले बिहार का अनएम्प्लॉयमेंट रेट जुलाई 2022 से जून 2023 के बीच में 3.9% रिकॉर्ड हुआ था। लालू जी के बाद नीतीश कुमार आए, जो इनिशियली डेवलपमेंट के नाम पर आए थे, और थोड़ा बहुत उन्होंने प्रोग्रेस किया भी, जैसे रोड, स्कूल्स में कुछ इंप्रूवमेंट्स आए, पर धीरे धीरे इन्होंने भी अपना फोकस जो है वो पॉलिटिकल सर्वाइवल पर शिफ्ट कर लिया। कभी इस पार्टी में, कभी इस पार्टी में, तो कभी इस पार्टी में। कास्ट इक्वेशंस के हिसाब से इन्होंने अपनी पॉलिसीज को चेंज किया। सो जो स्टेबिलिटी के नाम पे जो उम्मीद थी वो भी पूरी तरह से खत्म हो गई। यहाँ पर इन सब पॉलिटिकल गेम्स का रिजल्ट यही हुआ कि बिहार के लोगों को आज भी बेसिक एमेनिटीज के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट ना के बराबर है, और यही रीजन है कि बिहार के लोग आज भी दूसरे स्टेट्स में जाके अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग सिर्फ बिहार और यूपी से ही 20.9 मिलियन लोगों को, यानी कि करीब 2 करोड़ लोगों को माइग्रेट किया गया था। और क्योंकि बिहार में अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा है, इसलिए इकोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट की कमी की वजह से यहाँ का ड्रॉप आउट रेट भी बहुत ज्यादा है। क्लास 10th के लिए भी बिहार में 42.1% का ड्रॉप आउट रेट है, जिसका मतलब कि 100 में से 42 बच्चे
10th से पहले ही स्कूल छोड़ देते हैं। और जहां पर एजुकेशन नहीं होगा वहां पे हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि वहां पे डेवलपमेंट होगी। इवन बिहार की पॉलिटिक्स में स्टेबिलिटी नहीं दिखती, जल्दी जल्दी सीएम्स बदलते रहते हैं और बहुत ही कम ने इंडिपेंडेंस के बाद से अपना फुल टर्म कंप्लीट किया है। जहां पंजाब में इंडिपेंडेंस से अब तक सिर्फ 15 सीएम देखने को मिले हैं, बिहार में अब तक 23 सीएम्स देखने को मिले हैं। और तो और यहाँ पर 8 बार प्रेसिडेंट रूल भी लगाया गया है। एंड द थर्ड प्रॉब्लम इज बिहार के वोटर्स। 21वीं सदी में रहते हुए भी बिहार के वोटर्स एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बेसिस पर नहीं बल्कि कास्ट के बेसिस पर वोट डालते हैं। इसलिए इलेक्शन में हर पार्टी अपने अपने कास्ट के वोट बैंक को टारगेट करती है, जैसे यादव, कुमरीज, दलित, ब्राह्मण्स के वोट पर फोकस करना। सी बिहार में पॉलिटिक्स में लोग अभी भी अपनी कास्ट के लीडर्स को सपोर्ट करना पसंद करते हैं क्योंकि वो उन्हें अपना आदमी मानते हैं। और फिर पार्टीज भी कैंडिडेट्स और पॉलिसीज को उसी हिसाब से तैयार करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का सपोर्ट मिले। जैसे आरजेडी यादव्स और मुस्लिम्स में स्ट्रांग है, बीजेपी का सपोर्ट मोस्टली अपर या फॉरवर्ड कास्ट से मिलता है। ये कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स की वजह से कई बार डेवलपमेंटल इश्यूज पीछे रह जाते हैं और फोकस ज्यादा सिर्फ कास्ट यूनिटी और लॉयल्टी पर जाता है। लेकिन अगर बिहार के लोगों को अपनी लाइफ में, अपने स्टेट में सुधार लाना है तो उन्हें अपने रियल इश्यूज के बेसिस पर वोट करना होगा ताकि बिहार को और बिहारीज को इंडिया में वो इज्जत मिले जो वो डिजर्व करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपको मिलूंगी जल्द ही एक और वीडियो के साथ।